अगर आप ये वीडियो क्रीमिया से देख रहे हैं तो एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर है कि क्रीमिया में ईंधन की कमी नहीं है। बुरी खबर यह है कि द्वीप पर अब ईंधन नहीं बचा। गाड़ियां सड़कों पर फंसी है। अब होटल ईंधन को एक लग्जरी वेकेशन पैकेज के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं और रूसी मीडिया, वही मीडिया जिसने पिछले 4 सालों से दुनिया को बताया है कि क्रीमिया एक स्वर्ग है, ने अभी अभी प्रायद्वीप पर जो हो रहा है उसे घेराबंदी शब्द से वर्णित किया है। लेकिन देखिए, ईंधन संकट तो सिर्फ सतही लक्षण है। इसके नीचे कुछ और बहुत बड़ा हो रहा है। रूस चुपचाप इस युद्ध पर अपना नियंत्रण खो रहा है और क्रीमिया पर भी अपना नियंत्रण खो रहा है। पुतिन कितने चिंतित है, इसका सबूत इसी हफ्ते हुई एक गुप्त बैठक है जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। ये बैठक रूस के प्रमुख अरबपतियों में एक और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच कीव में हुई थी, जो सबसे चौंकाने वाली बात थी। इसी समय पुतिन ने ज़ेलेंस्की से मास्को आकर घुटनों पर आने की मांग की। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूक्रेन ने ये कैसे किया, क्रेमलिन क्यों घबराया है और गुप्त कीव बैठक से पता चलता है कि पुतिन किससे सच में डरते हैं। पुतिन के लिए क्रीमिया क्यों अहम है, यह समझने के लिए जानना होगा कि क्रीमिया उनके लिए क्या मायने रखता है। और उस ऑपरेशन को समझने के लिए जो अभी क्रीमिया की नाकेबंदी कर रहा है, हमें बस बुनियादी भूगोल समझना होगा। इस नक्शे को देखिए, रूस या यूक्रेन को क्रीमिया से जोड़ने वाले ठीक 3 रास्ते या 3 पुल है। उनमें से एक है मशहूर केर्च ब्रिज। ये वही पुल है जिसे व्लादिमीर पुतिन ने बनवाया और 2018 में प्रचार के लिए ट्रक चलाकर पार किया था। दूसरा हाईवे ब्रिज चोंगार है, यानी पूर्वी वाला। तीसरा छोटा रास्ता प्लियुकोप कहलाता है। मुझे लगता है मैं इसका उच्चारण गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुख्य भूमि रूस या यूक्रेन से क्रीमिया के 3 जमीनी रास्ते हैं। बाकी ये लगभग द्वीप जैसा है। और अगर आप इन तीनों रास्तों को काट देते हैं तो सोचिए क्या होगा। क्रीमिया एक द्वीप बन जाता है और इस द्वीप पर सामान पहुंचाना फिर बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। असंभव नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ज़्यादा मुश्किल है। अंदाज़ा लगाइए, क्या यही तो यूक्रेन पिछले कुछ हफ्तों से कर रहा है और वे इसे बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। जिस ऑपरेशन को हमने पहले कवर किया है उसे लॉजिस्टिकल लॉकडाउन कहा जाता है। और आज सुबह ही रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले यूक्रेनी ड्रोन ने उस चोंगार ब्रिज पर हमला किया जिसके बारे में हमने बात की थी। ये एक तरह से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुल है और यूक्रेन ने पिछले 3 दिनों में दूसरी बार इस पर हमला किया है, यानी 1 हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार वे निश्चित रूप से इस पर बहुत बहुत जोरदार तरीके से हमला कर रहे हैं। वो क्लिप देखें जो उन्होंने प्रकाशित की है। 37वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड की सामग्री में आग लगा दी। वह पुल ईंधन के ट्रक, सैन्य काफिले और खाद्य ट्रक यानी क्रीमिया को चलाने के लिए जरूरी हर चीज ले जाता है। रूसी वायु रक्षा खुद को दुनिया में सबसे अच्छा मानती है, लेकिन वे यूक्रेनी ड्रोन रोकने में सफल नहीं हैं। यही बात क्रेमलिन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वह ड्रोन हमला सिर्फ ऑपरेशन का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा रेलवे या रेल ट्रैक पर हो रहा है। आज सुबह ही एक और रूसी लॉजिस्टिक्स लाइन को केर्च सिमरपोल रेल ट्रैक पर काट दिया गया। ज्यादातर उपनगरीय ट्रेनें बस चलना बंद हो गईं। फिर क्रीमिया के अधिकारियों ने बसों को विकल्प के तौर पर चलाने की कोशिश की, लेकिन वे 400 बसें भी नहीं चल सकी क्योंकि द्वीप पर ईंधन खत्म हो रहा है। सोचिए रूस किस हालत में है। अगर आप रूसी पर्यटक हैं और कार से द्वीप पर आए हैं तो क्या होगा। अब आपको घर वापस जाने में बहुत बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि आपकी कार के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा है जिससे आप घर लौट सकें। क्रीमिया अब भी खूबसूरत है, लेकिन अब यह एक खूबसूरत जेल बन गया है जिससे लोग बाहर नहीं जा सकते। हमारे पास क्रीमिया में एक रूसी पर्यटक की क्लिप है जिसमें वह बता रहा है कि यह स्थिति कितनी खराब है। देखिए। अब यही हाल है। अभी हालता ऐसा दिखता है। सड़कें पूरी तरह से खाली हैं। सुबह 11 बजे हैं। आमतौर पर यह समय सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला होता है। यहाँ पहले भारी ट्रैफिक जैम होता था। मैं शहर में मुश्किल से चल पाती थी, लेकिन अब ये ऐसा है। मुझे लगता है अब ट्रैफिक जैम नहीं होते, यही अच्छा है। अब बिल्कुल भी गाड़ियां नहीं हैं। कोई भी बाहर गाड़ी नहीं चला रहा है। तो हाँ, अब यही हाल है। सच कहूँ तो सच में
मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। फिर भी खुद को काफी खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ। मेरे पास अभी भी एक टैंक भर ईंधन बचा है और मैं काम पर पहुंचने में कामयाब रही। बस इतना ही है। यह दिखाने के लिए कि स्थिति कितनी हास्यास्पद हो गई है, देखिए क्रीमिया के होटल या और खास तौर पर क्रीमिया के आलीशान होटल अब अपने कमरों का विज्ञापन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे, अगर आप हमारे यहाँ रुकते हैं और एक रूम पैकेज लेते हैं तो आपको फ्री फ्यूल भी मिलेगा। इसका मतलब है कि आप हमारे होटल आ सकते हैं, प्रायद्वीप का आनंद ले सकते हैं और जब आपको वापस जाना हो तो सोचिए, क्या हम यह गारंटी देंगे कि आपके पास वापस जाने के लिए पर्याप्त फ्यूल होगा। रूस में अब यही लग्जरी बन गई है। एक देश जो तेल का बड़ा उत्पादक है अब अपने नियंत्रण वाले सभी क्षेत्रों तक भी फ्यूल नहीं पहुंचा पा रहा। और जैसे ये काफी नहीं था, इस स्थिति से एक और समस्या पैदा हो रही है जो शायद और भी बुरी हो, क्योंकि अगर पर्यटकों को फ्यूल नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब है कि रूसी सेना को भी फ्यूल नहीं मिल पा रहा है। यह बड़ी समस्या है क्योंकि क्रीमिया के कुछ हिस्सों में रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है और वे अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। इससे कौन सा मौका खुलता है, हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले इस रिपोर्ट को देखें। यूक्रेनी पार्टीजन मूवमेंट आकाश ने टेलीग्राम पर बताया, यूक्रेनी ड्रोन हमलों में तेज बढ़ोतरी के बाद रूसी सैनिकों को किनबर्न प्रायद्वीप से पीछे हटना पड़ा, जो मिलाकोव ओब्लास्ट और खेरसोन ओब्लास्ट के बीच है। ये हमले रूस के कब्जे वाले खेरसोन और क्रीमिया में उसकी लॉजिस्टिक लाइनों पर हुए। अब अगर आप बड़े नक्शे को देखें तो आप ठीक ठीक बता सकते हैं कि ये कहाँ है। ये एक प्रायद्वीप है जो क्रीमिया के लगभग उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये यूक्रेन के पास है और आपूर्ति समस्याओं के कारण रूसी सेनाओं ने इसे छोड़ दिया है। इतना तो साफ है कि ऑपरेशन लॉजिस्टिकल लॉकडाउन अच्छी तरह चल रहा है और उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा। अब तो रूसी सैन्य ब्लॉगर, जिनका काम क्रेमलिन के लिए अच्छी खबरें दिखाना है, भी मानने लगे हैं कि यह स्थिति रूस और मोर्चे पर रूसी सैनिकों के लिए कितनी खतरनाक हो गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। ये मैक्सिम कालुशनिकोव से है, जो रूस के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले सैन्य ब्लॉगरों में से एक है और इस हफ्ते ये पोस्ट कर रहे हैं। अब लगभग 90% निश्चितता से कहा जा सकता है कि कीव की गर्मियों की योजना साफ है। क्रीमिया और डोनबास के हमारे हिस्से में लॉजिस्टिक्स और पीछे के क्षेत्रों की जिंदगी को बाधित करना, फिर क्रीमिया तक के स्थलीय गलियारे पर सैनिकों की आपूर्ति व्यवस्था अव्यवस्थित करना, फिर मुख्य हमले के साथ इसे काटना, शायद कुर्स्क जैसे ध्यान भटकाने वाले मनोवैज्ञानिक हमले का उपयोग करते हुए। आप क्या करते हैं? हमने कई बार कहा, फिर भी कुछ नहीं बदला। आखिरकार रूसी अभिजात वर्ग वर्षों से स्थिति को इस जाल में फंसा रहा है। हम हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वाला राग अलाप रहा है। ड्रोन युद्ध में पहल दुश्मन के हाथ चली जाने को हम चूक गए। सिर्फ लंबी दूरी के हमलों में नहीं, बल्कि मध्यम दूरी में भी, यानी हॉर्नेट फैक्टर में। अब हमें अपने नेतृत्व की प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। हर मायने में महंगा। मैं इसी बारे में बात कर रहा था। जितने ज्यादा यूक्रेनी हमले क्रीमिया को अलग कर सकते हैं, उतना ही जवाबी हमले की संभावना बढ़ती है। यूक्रेन पूरे द्वीप को आज़ाद करा सकता है। अभी संभव नहीं, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में संभावनाएं अनंत हैं। और ये सवाल सिर्फ रूसी मीडिया ही नहीं पूछ रही है, यहाँ तक कि पश्चिमी मीडिया भी ऐसे ही सवाल पूछ रही है। और सोचिए, क्या कल ज़ेलेंस्की ने द गार्जियन को इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे यही सवाल पूछा गया। उनका जवाब दिलचस्प था, क्योंकि सोचिए उनकी स्थिति क्या है। अगर यूक्रेन कुर्स्क के जवाबी हमले जैसा कोई बड़ा प्लान बना रहा है तो वो उसे सार्वजनिक नहीं करेगा। ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यूक्रेन को सरप्राइज का फायदा है। रूस शायद जानता है कि कुछ होने वाला है, उन्हें नहीं पता क्या और कहां से आने वाला है। फिर भी क्रीमिया में जवाबी हमले पर सवाल हुआ और उनका जवाब सुनिए। साथ ही ये बात ज्यादातर लोग मेडिकेयर के बारे में नहीं जानते। मुझे ये हाल ही पता चला कि मेडिकेयर सिस्टम जानबूझकर कंफ्यूजिंग बनाया गया है। मेलर्स, रोबोकॉल्स और विज्ञापन हर जगह मिलते हैं। बहुत से ब्रोकर बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों से प्रोत्साहित होते हैं, इसलिए उनकी सलाह हमेशा आपके हित में नहीं होती। आज मैं आपको हमारे पार्टनर चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। चैप्टर पूरी तरह स्वतंत्र है और उन्हें किसी प्लान को थोपने के लिए पैसे नहीं मिलते। वे अकेले मेडिकेयर सलाहकार है
जो देश भर के सभी प्लान की तुलना कर सकते हैं, जिससे आप सभी विकल्प देख सकते हैं। और यही बात है, अगर आप पहले से ही सही प्लान पर हैं तो वे आपको यही बताएंगे, लेकिन अगर आप सही प्लान पर नहीं हैं तो वे सच में आपकी मदद करेंगे कि आप सही प्लान पर स्विच कर सकें। वे ऐसे ही लोग हैं। पिछले साल चैप्टर के साथ स्विच करने वाले लोगों ने औसतन $1,100 बचाए। यह बड़ी रकम है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मुफ्त है और इसमें 20 मिनट से कम लगते हैं। बस 5413590903 पर कॉल करें या askchapter.org/businessbasics पर जाएं। फिर से नंबर है 5413590903। इसमें 20 मिनट से भी कम समय लगता है और यह आपको $1,000 बचा सकता है। क्राइमिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है वो असाधारण है। पुल टूट गया जो 2 में 1 रास्ता था। यूक्रेनी हमलों के कारण ईंधन नहीं है। यूक्रेनी हमलों के चलते ट्रेनें बंद हैं। क्या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में किसी भी समय की तुलना में आप अब क्रीमिया को आजाद कराने के ज्यादा करीब हैं? और आप ऐसा कैसे करेंगे? दक्षिणी यूक्रेन को मुक्त कराने के लिए आपकी क्या योजना है, अगर आप हमें बता सकते हैं? हम हमेशा अतीत के बारे में खुली जानकारी साझा करते हैं। ठीक है। और हम कभी भी भविष्य की कार्रवाइयों के बारे में नहीं बताते। हाँ, तो अब मैं केवल इतना ही बता सकता हूं कि हम क्रीमिया की लॉजिस्टिक्स पर काम कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में ये सब महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़ा है जो मदद करता है। ये थोड़ा है, लेकिन हमें मानना होगा कि ये हमारे क्रीमिया को सैन्यकृत करने में उनकी मदद करता है और ये सिर्फ अस्थायी कब्जे वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, हम ऐसे मामलों पर रूस के क्षेत्र में काम करेंगे, खासकर सैन्य लक्ष्यों पर, सबसे पहले सैन्य लक्ष्यों पर और फिर ऊर्जा पर। हम भी किसी भी तरह से ये हमारी रणनीति है जवाब देने की, वरना वे समझ नहीं पाएंगे कि युद्ध क्या था। मुझे लगता है कि इस युद्ध में सबसे बड़ी जीत तब होगी जब रूसी समाज ये मानेगा कि युद्ध भयानक है, कि युद्ध एक त्रासदी है। नहीं, किसी और के लिए नहीं, कहीं और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। यही वो जगह है जहां ध्यान रखना जरूरी है। क्रीमिया पुतिन की घरेलू राजनीतिक ताकत का मुख्य या एकमात्र स्रोत है। 2014 में जब उन्होंने प्रायद्वीप का विलय नहीं किया था, पुतिन की लोकप्रियता रूस के अंदर काफी खराब थी। वह सबसे कम थी जितनी कभी रही थी, और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था। इसके लिए उन्हें संविधान बदलना पड़ा था और जनता इससे वाकई खुश नहीं थी। उन्हें लगता था रूस फिर से सोवियत युग में लौट रहा है, वरना तीसरी बार राष्ट्रपति क्यों बनना? उन्हें शासन जारी रखने के लिए संविधान बदलने की क्या जरूरत है? लोग उनसे खुश नहीं थे, और जब उन्होंने सच में देश की कमान संभाली तो मॉस्को में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो वह अब तक के सबसे अलोकप्रिय नेता नहीं थे, पर शायद अपने सबसे कमजोर दौर में थे। यह तर्क आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने से पूरी स्थिति बदल गई। उनकी लोकप्रियता रातों रात बहुत बढ़ गई और वह बहुत बहुत लोकप्रिय हो गए। इसी वजह से पुतिन हार की कल्पना नहीं कर सकते और इसे रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। क्रेमलिन हर संकट की तरह इस मामले को भी वैसे ही संभाल रहा है। वे ऐसा दिखा रहे हैं मानो यह हो ही नहीं रहा। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि क्रीमिया में ईंधन की कमी यूक्रेनी हमलों से नहीं जुड़ी है। ये सब सिर्फ लोगों के घबराकर ज्यादा खरीदारी करने की वजह से हो रहा है। यही वजह वो बता रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अब ये नई दलील है जिसे हर रूसी नेता दोहराने वाला है। सिर्फ पेस्कोव ही नहीं, बल्कि लगभग हर क्षेत्रीय नेता भी यही कह रहा है, जैसा हम जल्द देखेंगे। देखिए, रूसी ब्लॉगर्स क्रेमलिन की घबराहट में खरीदारी वाली टिप्पणी पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रूसी ब्लॉगर इल्या रेमस्लाव इस बयान पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे। वह कहते हैं, पेस्को का क्रीमिया निवासियों द्वारा पेट्रोल की अनुचित घबराहट में खरीदारी के बारे में दिया गया बयान वाकई हद से बाहर है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, क्रेमलिन के बुजुर्ग पूरी तरह से आम लोगों से कट चुके हैं। यह अब सिर्फ साधारण मूर्खता या कुछ बयानों की उपयुक्तता को न समझ पाने की बात नहीं रह गई है। यह क्रेमलिन में रहने वाले लोगों का
असली दृष्टिकोण है। मैं खुश हूं कि वे इतनी गिरावट पर है। जितनी जल्दी योग्य लोग उन्हें उनकी कुर्सियों से हटाएं उतना अच्छा होगा। यह बात कोई नहीं जान सकता था कि युद्ध शुरू होने के 4 साल बाद जिसे पुतिन ने शुरू किया, ऐसा सुनने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का एक और उदाहरण है, नाम नहीं बता सकता। वो कहते हैं क्रीमिया में पेट्रोल की स्थिति बस अनुचित घबराहट में खरीदारी का नतीजा है। क्या श्री पेस्कोव खुद पुल के जरिए क्रीमिया आकर इस अनुचित घबराहट में खरीदारी की समस्या को सुलझाने और स्थानीय अधिकारियों की मदद करने की परवाह करेंगे? रूसी लोग अपनी चिंताओं को लेकर मजाक कर रहे हैं, जैसा कि रूसी करना पसंद करते हैं, जैसा हमने सोवियत युग के दौरान देखा था। अब यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह ऑपरेशन लॉजिस्टिकल लॉकडाउन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ क्रीमिया को निशाना बना रही हो। ये रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में हो रहा है और इसका असर क्रीमिया के बाहर भी दिख रहा है। जापोरिजिया दिशा में रूसी सेनाएं अब कथित तौर पर हमले शुरू करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे फ्रंट लाइन तक पर्याप्त ईंधन और गोला बारूद नहीं पहुंचा पा रही हैं। यहाँ हमारे पास कुछ रूसी स्वयंसेवक हैं जो वास्तव में स्थिति को समझा रहे हैं। सुनिए। हम जापोरिजिया क्षेत्र में टोकमक शहर में अपने सैनिकों के लिए पेट्रोल पहुंचाने के लिए एक मानवीय मिशन पर निकले। पेट्रोल की कमी के कारण हमारे लोग लड़ाकू मिशनों पर नहीं जा सकते। वे हमारे घायलों की निकासी नहीं कर सकते। इसलिए अपने भाइयों के अनुरोध पर हम इस मिशन के लिए निकले। हम 1 टन पेट्रोल के साथ साथ एक और खेप पेट्रोल खरीदने के लिए 15 लाख रूबल नकद भी ले जा रहे हैं। मैं किजिल शहर के प्रमुख को अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। कामल गज्जिएविच मामदखानोव कहते हैं। और इसके ऊपर से ये संकट अब रूस के भीतर भी फैल गया है। क्रास्नोदार क्षेत्र में लोग ईंधन की कमी की रिपोर्ट कर रहे हैं और अधिकारी वही बहाना दे रहे हैं जो पेस्कोव ने कहा था। कहा जा रहा है कि ये सब बेवजह की घबराहट में की जा रही खरीदारी के कारण हो रहा है। यहाँ हम देखना चाहते हैं कि पुतिन क्या कर रहे हैं, न कि क्रेमलिन क्या कह रहा है, क्योंकि पुतिन अलोकप्रिय होने को लेकर चिंतित है। एक तरफ वे सार्वजनिक रूप से सब ठीक बता रहे हैं, पर उनके सर्वेक्षण कुछ और दिखा रहे हैं। अब उस सर्वेक्षण केंद्र को बंद कर दिया गया है। रूसी सरकारी सर्वेक्षण, जो पहले से पक्षपाती है, हाल ही में पुतिन की लोकप्रियता में गिरावट दिखा रहा है, जो बहुत दुर्लभ है। याद रखिए, ये युद्ध लगभग 4 साल से चल रहा है और पुतिन की लोकप्रियता इस पूरे समय ऊंची रही, सिवाय पिछले कुछ हफ्तों के। स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो गई है। इसी हफ्ते क्रेमलिन ने बताया कि सर्वेक्षण एजेंसी अब खुद बंद हो रही है। ये वही पुरानी CCP रणनीति है। अगर डेटा पसंद नहीं है तो डेटा प्रकाशित करना बंद कर दे। न डेटा होगा न समस्या। लेकिन देखिए, एक ऐसा आंकड़ा है जिसे पुतिन गायब नहीं कर सकते, और वो है मोर्चे पर हताहतों की संख्या। रूस रोज 1000 से ज्यादा सैनिक खो रहा है और हाल के महीनों में भर्ती से ज्यादा सैनिक गंवा रहा है। और रूस जैसे देश के लिए भी, जिसकी आबादी 140 मिलियन है और जिसका इतिहास है कि वो सैनिकों को युद्ध में झोंक देता है, चाहे कीमत कुछ भी हो, ये हिसाब लंबे समय तक नहीं चल सकता। पुतिन को यह समस्या ठीक करने के लिए पूर्ण राष्ट्रीय लामबंदी करनी होगी। पूरी लामबंदी से ज्यादा रूसी देश छोड़ सकते हैं और रूसी सड़कों पर विरोध भी हो सकते हैं। यह पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। इसी वजह से, क्योंकि वह क्रीमिया की समस्या को हल नहीं कर सकते, वह मोर्चे की स्थिति को भी ठीक नहीं कर सकते, वह पर्दे के पीछे कोई समझौता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है पुतिन यह बात नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने अरबपति गुर्गों में से एक को जेलेंस्की से कीव में वार्ता करने भेजा था। मुझे लगता है कि वे बातचीत कहीं नहीं पहुंची, क्योंकि अब जेलेंस्की खुद सार्वजनिक रूप से बता रहे हैं कि क्या हो रहा था। सुनिए। हर दिन ब दिन वे इस पहल को खो रहे हैं, क्योंकि वे बहुत सारे लोगों को खो रहे हैं। 40-45 हजार 23-24 मारे गए मृत लोग हैं और 10-12 हजार लोग बुरी तरह घायल हैं। वे युद्ध नहीं जीत रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस युद्ध में एक और कदम है। ये इस बिल्कुल भयानक इतिहास में एक और पन्ना है, और हम नहीं देखते।
अगले महीने के लिए हमें उनकी ओर से कोई आशावाद नहीं दिखता। हाँ, अब हमारी आखिरी कहानी उन सबसे पागलपन भरी कहानियों में से एक है जो मैंने कभी देखी है। हमारे पास कोलोराडो की एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो यूक्रेनी सैनिकों की फ्रंट लाइन पर सीधे कुछ ही मिनटों में मदद कर रही है। उन्हें रियल टाइम जानकारी दे रही है जिसका इस्तेमाल वे रूसी ठिकानों को और अधिक सटीकता और तेजी से निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं। अब ये कुछ ऐसा है जिसे हम सिर्फ अपने इनसाइडर सदस्यों और YouTube पर मौजूद सदस्यों के लिए कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करने में रुचि रखते हैं तो आप नीचे साइन अप करके इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं या फिर आप basicsinsider.com पर जा सकते हैं। आपका समर्थन हमें नियमित रूप से उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। अब हम सदस्यों के लिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहे हैं जो साइन अप करते ही मिल जाता है। आप ज्वाइन बटन या basicsinsider.com पर जाकर साइन अप कर सकते हैं।